नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न जो दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाएं चाहे MPTET हो, UPTET, SSC, बैंक, रेलवे, LT ग्रेड, पुलिस, SI सभी दोस्तों एक दिवसीय परीक्षा के लिए ये सामान्य विज्ञान की प्रश्नोत्तरी दोस्तों लाभकारी साबित होगी आपको। दोस्तों अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी है 15 प्रैक्टिस सेट 15 है दोस्तों। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट करा दिए, आप दोस्तों इन्हें प्ले लिस्ट में जा करके देखते हैं। तो दोस्तों हम आज देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26 से आगे के प्रश्नों को। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 में पूछा गया है कि दोस्तों अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि। दोस्तों बताना अम्ल वर्षा जो है वनस्पति को नष्ट कर देती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, किस कारण होता है अम्ल वर्षा। तो दोस्तों अम्ल वर्षा में दोस्तों नाइट्रिक अम्ल होता है और दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और जो दोस्तों होती है ओजोन होती है। दोस्तों अम्ल वर्षा जो होती है दोस्तों जल और सल्फ्यूरिक अम्ल SO2 के मिश्रण से H2SO4 बनता है दोस्तों। ये H2SO4 दोस्तों बूंदों के रूप में जो है गिरता है, इसे दोस्तों अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है दोस्तों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो भी है H2SO4। अम्ल वर्षा दोस्तों H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 अम्ल के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है, जिससे कि क्या होता है दोस्तों जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो भी दोस्तों धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़, वृक्षों से किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है। तो दोस्तों विनाइल क्लोराइड, नियोप्रीन, आइसोप्रीन और दोस्तों एसिटिलीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है आइसोप्रीन। तो वृक्षों से किया गया दोस्तों प्राकृतिक रबड़ का जो बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है दोस्तों वो है आइसोप्रीन। लोहे में जंग लगता है दोस्तों, बताना लोहे में जंग लगता है किस कारण से। दोस्तों लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, और दोस्तों लोहे में जंग लगने की प्रोसेस जो है वायु और नमी की उपस्थिति में दोस्तों लोहे पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे दोस्तों जंग लगना कहा जाता है। तो जंग लगना दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है और दोस्तों ये प्रोसेस होती है दोस्तों संक्षारण के कारण। तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर है दोस्तों संक्षारण के कारण होता है दोस्तों, ये लोहे में जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण। दोस्तों ऑक्सीकरण में क्या होता है दोस्तों, जो नमी और वायु की उपस्थिति दोस्तों होती है उसके कारण जो है धीरे धीरे दोस्तों जो नमी होती है वो धीरे धीरे दोस्तों उस पर लोहे के ऊपर दोस्तों भूरे रंग की परत जमा होती है। तो लोहे में जंग लगता कहलाता है दोस्तों संक्षारण। संक्षारण के कारण क्या होती है धातु दोस्तों धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और उसका जो है गुण जो है खत्म हो जाता है। खनिज क्या है दोस्तों, बताना खनिज क्या है, द्रव है, गैस है, ठोस है या दोस्तों ये सभी हैं। तो दोस्तों खनिज जो है दोस्तों एक जो है ठोस पदार्थ होते हैं दोस्तों। खनिज जो है जो प्रकृति में पाए जाने वाले वह पदार्थ हैं दोस्तों जो कि एक जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक अवयव उपस्थित होता है वो खनिज कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 30 पूछा एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किसमें बद्ध होते हैं। दोस्तों बताना कि एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु कैसे होते हैं। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन अणु में जो 2 परमाणु होते हैं उनकी भी दोस्तों डबल बॉन्ड होता है। तो 2 ऑक्सीजन में जब मिलते हैं दोस्तों ऑक्सीजन परमाणु और ये ऑक्सीजन इनकी भी द्विसंयोजी बंध पाया जाता है दोस्तों, इसको आप याद रखने। तो 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच दोस्तों द्विसंयोजी बंध पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 30 का बी 2 बंध अर्थात द्विबंध होता है दोस्तों। ये बंध जो है सहसंयोजी बंध होता है, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है दोस्तों ये सहसंयोजी बंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31 में पूछा गया है। 31 में दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से दोस्तों मिलान करना है। तो दोस्तों एनाफिलीज दोस्तों इससे कारण जो होता है मादा एनाफिलीज से दोस्तों मलेरिया होता है, ये आपको पता है। और दोस्तों क्यूलेक्स मच्छर से होता है फाइलेरियासिस नामक रोग होता है। और दोस्तों तीसरा जो रोग है दोस्तों वो है हमारा रेत मक्खी से काला ज्वर होता है। और दोस्तों चौथा जो दिया है दोस्तों वो है दोस्तों सीसी मक्खी, इससे जो दोस्तों नींद की बीमारी होती है। तो दोस्तों ये थी आपकी सही जोड़ी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 35वां देखते हैं दोस्तों। 35वां में क्या है, 35वां 34
प्रश्न क्रमांक दोस्तों 32, रक्त क्या है दोस्तों, बताना रक्त क्या है। उपकला ऊतक है या सहपेशी ऊतक है या दोस्तों एक प्रजनन ऊतक है या दोस्तों एक संयोजी ऊतक है। तो दोस्तों बताना रक्त जो है एक किस प्रकार का ऊतक। तो दोस्तों रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। रक्त दोस्तों एक तरल संयोजी ऊतक है। समांतर निषेचन होता है, बताना दोस्तों समांतर निषेचन कहाँ होता है। तो 4 ऑप्शन दिए, तो आच्छादित योनि में, गर्भाशय में, ग्रीवा में और डिंब वाहिनी नली में। तो दोस्तों जो निषेचन होता है वो दोस्तों डिंब वाहिनी नली में होता है। दोस्तों निषेचन में दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने से युग्मनज बनता है। इस क्रिया को दोस्तों निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मैं 34वां क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। दोस्तों बताना मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। पिसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या दोस्तों सिल्वीकल्चर। तो दोस्तों इनको कहा जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर का तो अर्थ होता है दोस्तों मधुमक्खी पालन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 35 देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की या दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों जल की उपस्थिति में दोस्तों हरे पौधे भोज्य पदार्थ बनाते हैं। दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र इस तरह होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है दोस्तों CO2 प्लस H2 जल। ये दोस्तों सूर्य प्रकाश और दोस्तों हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस 6H2O बनता है दोस्तों, और प्लस जल के 6 ऑक्सीजन के 6 अणु बनते हैं। तो दोस्तों संतुलन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 6CO2 करते हैं और दोस्तों 612H2O। तो दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रहती है दोस्तों, हरित लवक, इन दोनों की क्रिया से दोस्तों ग्लूकोज का निर्माण होता है और दोस्तों 6 अणु जल के बनते हैं और दोस्तों ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस क्रिया को दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल इनका उपयोग करते हैं दोस्तों, और जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये क्रिया दोस्तों प्रकाश संश्लेषण या दोस्तों फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो दोस्तों पूछा था प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र होता है दोस्तों CO2। 36 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। नारियल, आम, सुपारी और यूकेलिप्टस। तो दोस्तों सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जो पौधा है दोस्तों यूकेलिप्टस है। तो सबसे तेज़ी से दोस्तों बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 37 में है, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन नहीं है। एंटी रेबीज, पोलियो वैक्सीन, प्रोजेस्टेरॉन और BCG। तो बताना दोस्तों कौन सी वैक्सीन नहीं है। तो दोस्तों वैक्सीन नहीं है दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन वैक्सीन नहीं है दोस्तों। प्रोजेस्टेरॉन एक दोस्तों हार्मोन है जो शारीरिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित करता है दोस्तों, कौन, प्रोजेस्टेरॉन। जबकि दोस्तों एंटी रेबीज, पोलियो वैक्सीन और दोस्तों ये BCG तीनों दोस्तों वैक्सीन है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से किस समूह में दोस्तों जानवरों के दांत नहीं होते। बताना दोस्तों एलिगेटर, टर्टल, कछुआ, मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, टर्टल, शुतुरमुर्ग, गाय, उल्लू, लॉरिस और दोस्तों कौवा। तो दोस्तों बताना किस समूह में जानवरों के दोस्तों दांत नहीं होते। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर है, मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। इसमें दोस्तों जानवरों के दांत नहीं होते। टेमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है। बताना दोस्तों टेमीफ्लू जो है एक किसके लिए एक प्रमुख औषधि है, इसका उत्तर बताना है। तो दोस्तों पोलियो, कैंसर, एड्स या पक्षी फ्लू। तो दोस्तों पक्षी फ्लू के लिए दोस्तों टेमीफ्लू नामक औषधि का दोस्तों प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40, एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों, बहुत IMP क्वेश्चन है। एंजाइम पूछा क्या होते हैं, फफूंदी है, सूक्ष्मजीव है, प्रोटीन है और दोस्तों अकार्बनिक यौगिक है। तो दोस्तों एंजाइम जो है एक जो है प्रोटीन होते हैं दोस्तों।
एंजाइम। और दोस्तों एंजाइम जो है प्रोटीन है जो सभी जीवित कोशिकाओं के शरीर में पाए जाते हैं और शरीर की टूट फूट और दोस्तों अंगों की टूट फूट की मरम्मत के लिए दोस्तों प्रोटीन बहुत आवश्यक है। तो प्रोटीन जो है एक जैव रासायनिक उत्प्रेरक, प्रोटीन जो है सभी जीवित कोशिकाओं में दोस्तों पाए जाते हैं। 41 का फेफड़े से हृदय के लिए रुधिर को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? दोस्तों फेफड़े से रुधिर के लिए रुधिर को ले जाने वाली वाहिका को क्या कहा जाता है? फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी, वृक्क धमनी और दोस्तों यकृत धमनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ये फुफ्फुस सिरा। फेफड़े से हृदय के लिए रुधिर को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस सिरा कहा जाता है। हैजे के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? पृष्ठ क्रमांक 42 है। हैजे के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रेने लैनके, ड्रेसर, हैंसेन और रॉबर्ट कोच। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हैजे के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ जुड़ें और दोस्तों हमारा सपोर्ट करें। हम आपके लिए रोज़ सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी और दोस्तों और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल में जाकर के विजिट करके देख सकते हैं प्रश्नोत्तरी को। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को कहा जाता है? नभचर, जलचर, वृक्षवासी या उभयचर। तो दोस्तों वृक्ष के तने में रहने वाले जो प्राणियों को दोस्तों वृक्षवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वृक्षवासी। 43 का राइट आंसर दोस्तों। नभचर जो होते हैं जो आकाश में रहते हैं दोस्तों, जलचर वो कहलाते हैं जो जल में रहते हैं और उभयचर दोस्तों वो प्राणी कहलाते हैं जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दोस्तों आयोडोफार्म का पीड़ाहारी, संज्ञाहारी, निश्चेतक के रूप में, ज्वररोधी के रूप में या पूर्तिरोधी में। तो दोस्तों जो आयोडोफार्म है दोस्तों, आयोडोफार्म का उपयोग दोस्तों पूर्तिरोधी में किया जाता है। पूर्तिरोधी का मतलब होता है दोस्तों एक जो है एंटीसेप्टिक के लिए किया जाता है दोस्तों। ये इससे जो है दवाई वगैरह बनाने, दवाइयों के इस्तेमाल में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों आयोडोफार्म का। तो आयोडोफार्म का जो दोस्तों सूत्र होता है वो होता है CHI3। इसको आप याद रख लें दोस्तों, CHI3। तो दोस्तों पूर्तिरोधी में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, पूर्तिरोधी के रूप में दोस्तों इसका सूत्र होता है CHI3। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी है पूर्तिरोधी। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने दी थी? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा बताना 45 का MS स्वामीनाथन ने, रिचेल कार्लसन ने, अब्दुल कलाम ने, जोसेफ फ्यूरियर ने। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों की जो अवधारणा दी थी दोस्तों वो दी थी जोसेफ फ्यूरियर ने। इसका राइट आंसर डी है। सभी कंप्यूटरों में लागू होता है दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है ये। हर दोस्तों कंपटीशन में कंप्यूटर से 2-3 प्रश्न अवश्य बनते हैं दोस्तों। सभी कंप्यूटरों में लागू होता है बेसिक भाषा, मशीनी भाषा, कोबल भाषा और दोस्तों फोर्ट्रैन भाषा। तो दोस्तों सभी कंप्यूटरों में जो लागू होती है दोस्तों मशीनी भाषा होती है। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों बताना कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है अर्थात आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों कीबोर्ड, डिस्क, स्कैनर और दोस्तों चौथा है प्रिंटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर प्रिंटर जो है दोस्तों इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि एक आउटपुट डिवाइस है। जबकि दोस्तों कीबोर्ड, डिस्क और स्कैनर ये सभी दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं। तो इस तरह आप जो है इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस वो कहलाते हैं जो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है। तो डाटा को कंप्यूटर में जिन डिवाइसों के द्वारा भेजा जाता है वो दोस्तों इनपुट डिवाइस की जाती है। तो इस इनपुट डिवाइस में दोस्तों कीबोर्ड, डिस्क और स्कैनर आते हैं और जबकि जो है प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? दोस्तों बताना माइक्रो प्रोसेसर प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी। तो दोस्तों ये जो है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है और इसका समय है दोस्तों 1971 से लेकर 1982 के बीच का समय है चौथी पीढ़ी का समय। इसके बाद दोस्तों आज का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाषा में विचरण संप्रीतिक फॉर्मेटिंग करेक्टर से पहले दोस्तों कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो है 4 चिन्ह दिए हैं, प्लस, ऑब्लिक, माइनस और परसेंटेज। तो दोस्तों इसके लिए ये परसेंटेज का चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों। इसके बाद पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था दोस्तों? आज का अंतिम प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बताया था? विलियम इंग्लिश ने, रॉबर्ट जवाकी ने, डगलस एंगलवर्ट और ओनियन कूचर ने। तो दोस्तों पहला जो कंप्यूटर माउस बनाया था वो बनाया था दोस्तों डगलस
एंगलबर्ट ने। तो दोस्तों ये था 50 का राइट आंसर सी। तो दोस्तों ये थी आज की दोस्तों ये माउस जो बनाया था, जो 1960 के दशक के आसपास बनाया था माउस जो है डगलस एंगलबर्ट ने। तो दोस्तों ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। आई होप कि दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे पुनः निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।